The screen is visible to everyone? यस सर। ओके, यस। थैंक यू। चलिए। सो इतना तो मैं सोच कर चल रहा हूँ कि आप लोगों ने हर एक पेपर में 25 से 30 नंबर का लिखा है, और आई होप सो कि आपको दोबारा से सेमेस्टर वन का पेपर नहीं देना पड़े, और आप लोग ऑफिशियली सेमेस्टर टू के स्टूडेंट अब हो चुके हो। ठीक है। सो अगर मैं सेमेस्टर टू के बारे में बात करूं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये तीन मैंने कोर पेपर के नाम लिखे हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो है, एक है स्टैट्स, और दूसरा है इंटरमीडिएट एमएम। आज के क्लास का या आज के सेशन का एजेंडा बस इतना है कि आपको इन तीनों कोर पेपर के लिए क्या पढ़ना है, मेरे तरफ से आपको क्या मिला दिया जाएगा, बेसिकली क्या चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी, और आप कैसे सेमेस्टर टू में एसआईजी क्लासेस के थ्रू एनरोल कर सकते हो, उन सभी चीजों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। ये सेशन 30 मिनट के अराउंड ही रहेगा। सो मैं ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लूंगा, क्योंकि आई नो कि आप लोगों के कल पेपर है बहुत सारे बच्चों का। सो 30 मिनट बस ध्यान से समझ लेते हैं क्या चीजें आपको मिलेंगी, किस तरीके से पढ़ना है, सो डैट कि आप कोई भी डिसीजन लो तो आपको डिसीजन लेने में आसानी हो और आप सही चीज सेलेक्ट करो बेसिकली। ठीक है। ओके। सो अब जो भी आपके डाउट्स है या कुछ भी ऐसा होगा, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप अपने हैंड को रेज कर सकते हो, और उसके बाद मैं आपके नाम अनाउंस करूंगा, आप डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि मैं बार बार चैट बॉक्स अब नहीं देखने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं थोड़ा सा स्क्रीन पे आ चुका हूँ, तो मैं जो मेरे को करवाना है वो करवाऊंगा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट राइज रेज होता है, तो बेसिकली हैंड रेज करेगा, देन आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो। चलिए। ओके। सो आपका बेसिकली सबसे पहला पेपर जो मैं सेमेस्टर टू के लिए बोलना चाह रहा हूँ, वो है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे आपने सेमेस्टर वन में इंट्रोडक्टरी माइक्रो पढ़ा था, एमआईसी, उसी तरीके से यहाँ पे आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो पढ़ना है। यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्टरी मैक्रो में जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, मनी आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, तो सेमेस्टर टू का सिलेबस भी आपको थोड़ा क्लास ट्वेल्थ से रिलेट करते हुए स्टार्ट करेगा, एंड उसके बाद आपके जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स का सिलेबस है वो आपको कराएगा। तो मेजरली देखा जाए तो जो आपका इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये टोटल 4 यूनिट के अंदर में आपको मिलेंगे इस बार, जिसमें कि पहला 2 यूनिट जो होगा वो आपकी क्लास ट्वेल्थ से मैच करेगा, मतलब मैच करेगा इन द सेंस कि कंसेप्ट मैच करेंगे, टॉपिक मैच करेंगे, लेकिन जो सिलेबस का टफनेस है वो मैच नहीं करेगा। यहाँ पे डेफिनेटली उससे ज्यादा आपको पढ़ना है, उससे ज्यादा आपको डिटेल में सीखना है। सो पहले 2 यूनिट के अंदर में आप एक तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ोगे, दूसरा आप पढ़ोगे मनी के बारे में। तो ये 2 यूनिट आपका पहला खत्म होगा। इसके बाद जो थर्ड एंड फोर्थ यूनिट है, ये बिल्कुल नया होगा आपके लिए। यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल पढ़ोगे, फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमेट्रिशियंस के द्वारा जो दिया गया है। जैसे आप केनीशियन मॉडल पढ़ोगे, हिक्स मॉडल पढ़ोगे, एंड कई सारे अलग अलग टॉपिक करने वाले हो आप। तो आपका पहला एंड दूसरा यूनिट के टॉपिक तो आपको पहले से पता होगा, मतलब आप जानते होंगे, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया नेशनल इनकम अकाउंटिंग, आपको पता चल रहा होगा क्या है ये, जीडीपी वगैरह क्या है, जीडीपी को मेथड करने के अलग अलग आपको मेथड्स पता है, ये सब आपको पता है। जो बच्चे जिन बच्चों का इकोनॉमिक्स था 11 ट्वेल्थ में। और लेकिन जो तीसरे एंड फोर्थ यूनिट है वो बिल्कुल आपके लिए नया होगा, जो कि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। सो मेजरली देखा जाए तो तीसरे एंड फोर्थ यूनिट में आपको ज्यादा ध्यान देना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 60% का वेटेज आपका इसी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए रहेगा। 40% पहले 2 यूनिट, और बाकी के तीसरे एंड फोर्थ यूनिट के लिए 60% का वेटेज रहेगा। ओके। चलिए। इसके लिए ना आपको ये पहले पेपर के इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए जो रीडिंग्स दी गई है, डिफरेंट डिफरेंट बेसिकली यूनिट के लिए डिफरेंट डिफरेंट बुक को फॉलो करना है। तो आप हर एक बुक को परचेज नहीं कर सकते मार्केट से, आपके पास रीडिंग्स अवेलेबल होता है आपके कॉलेज में, तो आपको रीडिंग्स परचेज करना है फॉर इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मेरे तरफ से आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए क्या दिया जाएगा, और ये सेशन मैंने क्यों रखा है वो आपको मैं समझाता हूँ। सिंस मैंने आप लोगों को एक गूगल फॉर्म शेयर किया हुआ था बेसिकली ग्रुप के अंदर में, जहाँ पे मैंने बोला था आप सभी को कि उस फॉर्म को फिल करो, सो डैट कि मैं ये जान सकूं कि सेमेस्टर वन में आपने किस किस चीज़ों को, किस किस डिफिकल्टी को फेस किया है, एंड क्या आप मेरे को सजेशन दे रहे हो सुधारने के लिए। सो मेनली कुछ बच्चों का ये डाउट था कि सर सेमेस्टर वन के अंदर में जो आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स कराया था, तो वहाँ पे आपने सिर्फ न्यूमेरिकल वाला पार्ट कराया था, प्रैक्टिकल पार्ट कराया था, बट थ्योरी वाले को आपने छोड़ दिया था। आपने बोला था कि ये सब चैप्टर आप अपने कॉलेज के हेल्प से करो या रीडिंग्स के हेल्प से करो। तो क्या इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स भी अगर मैं सेमेस्टर टू में पढ़ता हूँ आपसे, तो क्या यहाँ पे भी सेम सिनेरियो होगा? तो मैं इस चीज के लिए आप लोगों को समझा दूं कि सेमेस्टर वन एंड सेमेस्टर टू में बहुत डिफरेंस है। आपको जो मटेरियल सेमेस्टर वन में प्रोवाइड की गई थी,
उससे कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से मटेरियल आपको सेमेस्टर 2 में प्रोवाइड की जाएंगी, क्योंकि ये एक पेड कोर्स होगा आप लोगों के लिए। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स में चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, कुछ भी हो, वो हर एक चीज, हर एक चैप्टर को आपको मेरे द्वारा कराया जाएगा। ऐसा कोई टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि जो कि मैं आपको ये बोलूंगा कि आप खुद से कर लो या आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर से कर लो। मतलब जितना आपके सिलेबस का पार्ट है, मैं उस चीज को डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर में। बेसिकली हर एक चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा क्लास के अंदर में। तो पहला जो डाउट जो बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, अपना कमेंट दिया था, तो उसका ये है कि नो, यहाँ पे मैं थ्योरी, ऐसा नहीं कि थ्योरी आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं डेफिनेटली थ्योरी भी पढ़ाऊंगा एज वेल एज न्यूमेरिकल भी पढ़ाऊंगा। एंड मैक्रो को बस थ्योरी मत समझना, इसमें भी जो परसेंटेज होता है आपका, 60% होता है न्यूमेरिकल का एंड 40% होता है थ्योरी का, लेकिन ये इंटरचेंज आपस में होते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 40% न्यूमेरिकल आता है, 60% थ्योरी आता है। तो आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं, फिक्स्ड नहीं रहता। क्लियर है? चलिए। सो बेसिकली यहाँ की से जो बेसिकली आपका ये इंटरमीडिएट इंट्रोडक्टरी मैक्रो है, इसमें आपको एक तो क्लास मिलेगा, लाइव क्लास फॉर ऑल टॉपिक। इसी लाइव क्लास की आपको रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मिलेंगी। इसके बाद आपको मेरे तरफ से नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन मैं अगेन आपको बोलता हूं, देखो मैं नोट्स दूंगा, ये नोट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एनफ रहेगा। लेकिन मैं हमेशा से मैक्रो और माइक्रो के पेपर के लिए बच्चों को ये बोलता हूँ कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ। जो मैं क्लास में कराऊंगा, जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा, उस कंसेप्ट को समझकर, रीडिंग्स के हेल्प से, मेरे नोट्स की हेल्प से, हर चीज को देखकर आप एक अपना नोट्स तैयार करो। क्योंकि आपका जो नोट्स बना होगा आपके द्वारा, वो एग्जाम के टाइम पे आप आसानी से याद भी कर पाओगे और आसानी से समझ भी लोगे। कई सारे बच्चों ने ये टिप मेरा फॉलो किया हुआ है कि मेरे नोट्स देने के बावजूद भी उसने अपना नोट्स बनाया है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं, और उनको मैक्रो मतलब थ्योरी पेपर में भी 10 में 10 सीजीपीए आया हुआ है। कई सारे आपके सीनियर हैं जिन्होंने 10 में 10 सीजीपीए स्कोर किया है, इवन इन मैक्रो एमएससी में एंड एमआईसी में। बस इस चक्कर में कि उसने ये जो नोट्स है वो खुद से बनाया है। सोचो ना, तुम्हारे पास किसी किसी का बनाया हुआ एक इंग्लिश का नोट्स मिल जाए, इंग्लिश का 10 पेज मिल जाए, उसको याद करना है, और उसी 10 पेज को आपने खुद अपने मन से समझ कर बनाया है, तो दोनों में कितना डिफरेंस होता है। नंबर इससे भी मिलेगा, नंबर आपने जो लिखा है उससे भी मिलेगा, क्योंकि आप कंसेप्ट समझ कर बैठे हो। तो ट्राई करना कि ये नोट्स आप खुद से बनाओ, बाकी मेरे तरफ से तो दिया जाएगा ही दिया जाएगा। एज वेल एज आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे, पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इसके लिए भी आपको अलग से वीडियोस दी जाएंगी या फिर लाइव क्लासेस होंगी। ये सभी के सभी आपके एक ही पेड कोर्स में अवेलेबल है। जैसे कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अलग से प्रीमियम क्लासेस होंगी, तो प्रीमियम के लिए आपको अलग से पे करना है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं करना। जो आपने शुरुआत में पे किया, हर चीज आपको उसी के अंदर में दिया जाएगा। क्लियर है? और मेरा यहाँ पे एक सजेशन होता है कि आप रीडिंग्स को जरूर बाय करें अपने कॉलेज से। दिस इज माई सजेशन, मस्ट बाय रीडिंग्स। क्योंकि जैसे मैंने आपको सेमेस्टर 1 के माइक्रो में बोला था कि पढ़ना आपको आना चाहिए। हमेशा आप कोचिंग पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आगे जब जाओगे मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स करने के लिए, तो वहां पे सब कुछ आपको खुद से करना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके अभी से आप पढ़ना सीख सकते हो फॉरेन ऑथर की बुक, क्योंकि जो भी आपको मिलेगा आगे वो सब फॉरेन ऑथर की बुक ही मिलेंगी। तो आपको रीडिंग्स पढ़ना आना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक में अगर आपको किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए। अगर कोई डाउट फिर भी बच गया है कि सर कुछ ऐसा आपको लग रहा है कि ये भी देना होना चाहिए, या फिर मैंने कुछ स्किप कर दिया, तो आप पूछ सकते हो, एनीवन। सर क्लियर वीक है में सभी को? कितनी क्लास? ओके, वो मैं बता दूं, वीक में वैसे 4 क्लासेस होंगी। क्लास की शेड्यूल मैंने आई थिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी मैं मेंशन कर दूंगा लास्ट में। और कोई डाउट एनीवन? ओके, सिलेबस जो है आपका मैक्रो, हालांकि हर एक पेपर का जो सिलेबस है आपके एग्जाम से, जो आपका फर्स्ट एग्जाम होगा उससे एटलीस्ट 15 डेज पहले कवर कर दिया जाएगा, सो डैट कि आपको लास्ट के 15-20 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए मिले। जैसे कि मैंने सेमेस्टर 1 में किया था, सेम उसी तरीके से सेमेस्टर 2 एंड उसके आगे सेमेस्टर में भी किया जाएगा।
यस प्रांसी, सेमेस्टर टू के अंदर में जो भी मटेरियल्स होंगी वो सारे के सारे मटेरियल्स लॉक रहेंगी, वो सारे के सारे मटेरियल्स ओनली ऐप के ऊपर में अवेलेबल होगा। चाहे वो आपका बेसिकली नोट्स हो, चाहे वो बुकलेट हो, एज वेल एज एक चीज मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, एक फैसिलिटी आपको और मिलेगा जो सिर्फ और सिर्फ यही मिलता है, डेट इज रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशन का क्वेश्चन। सॉरी, बैक क्वेश्चन के सॉल्यूशन, मैंने उल्टा बोल दिया, बैक क्वेश्चंस सॉल्यूशन विच एवर इज पॉसिबल। जिस जिस चैप्टर का पॉसिबल होगा, आप मान लेते कोई चैप्टर ऐसा जो पूरा का पूरा थ्योरी ही है, जिसमें कि ओनली रिसर्च वर्क किया गया, तो उसके सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। जो प्रैक्टिकल पेपर होगा, सब्जेक्ट बेसिकली आपका चैप्टर होगा, उसके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो रीडिंग्स के बैक सॉल्यूशंस भी आपको दिए जाएंगे फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। नहीं, बिल्कुल नहीं। इम्प्रूवमेंट आप देते हो तो आपका जो रिजल्ट होगा, बस रिजल्ट चेंज हो जाएगा, पुराने वाले मार्क्स से नए मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा कि आपने इम्प्रूवमेंट दिया है या क्या दिया, कुछ नहीं होगा। आपका रिजल्ट बाकी की तरह ही जैसा का तैसा ही रहेगा, सेम। ओके, सो एनीवन, कोई डाउट आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो के लिए? क्लियर है सभी को? चलिए, यस। अगर आपको ये क्लियर है तो मैं एक चीज बताता हूँ कि जैसा आपका इंट्रो इंट्रो बेसिकली इंट्रोडक्टरी माइक्रो का पेपर था सेमेस्टर वन में, वैसे ही लेवल का इंट्रोडक्टरी मैक्रो का भी पेपर होगा। मैं ऐसा आपको मतलब नहीं बोलता हूँ कि बहुत टफ होगा, कोचिंग लेना ही है, पढ़ना ही है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। इंट्रोडक्टरी मैक्रो का पेपर वैसे ही लेवल का होगा जिस लेवल का आपका इंट्रोडक्टरी एमआईसी सेमेस्टर वन का पेपर था। मतलब कि जैसे आप कंसेप्ट सीखोगे, उसी के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चंस रहेंगे। तो अगर आप शुरुआत से कंसेप्ट को अच्छे से कवर करते हो, रीडिंग के बैक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, पास्ट ईयर को सॉल्व करते हो, तो आराम से इंट्रोडक्टरी मैक्रो का जो बेसिकली फाइनल पेपर होगा वो डुएबल होगा। सो मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत टफनेस होगी, सेमेस्टर टू में आ गए हो तो बहुत कुछ इधर उधर मिलेगा, नहीं। जैसा सेमेस्टर वन में आपने मेहनत किया था माइक्रो के लिए, एमआईसी के लिए, उतना ही मेहनत चाहिए सेमेस्टर टू में एमएसी के लिए। क्लियर? चलिए, अगर ये क्लियर हो गया है, अब हम लोग आते हैं अपने दूसरे कोर पेपर में, डेट इज इंटरमीडिएट स्टैट्स। सेमेस्टर वन में आपने इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ा था स्टैट्स का, अब आप पढ़ रहे हो इंटरमीडिएट स्टैट्स, मतलब लेवल थोड़ा सा ऊपर हुआ। तो क्या लेवल ऊपर हुआ तो टफनेस बढ़ गया? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आपने जितना मेहनत आपने सेमेस्टर वन के स्टैट्स में किया था, जो बच्चा मेहनत किया मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। कुछ बच्चे ऐसे थे सेमेस्टर वन में जिन्होंने पूरे सेमेस्टर कुछ नहीं पढ़ा, कॉलेज में घूम के निकाल चुके थे, लास्ट के 15 दिन में पढ़ा तो उसको पता चल गया हुआ कैसा पेपर आया है। तो जो बच्चा शुरुआत से इंट्रोडक्टरी स्टैट्स के लिए जितना मेहनत किया है, मतलब जो एक्चुअली में जेन्युइन रीजन में जिसने मेहनत किया है, उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जितना आपने सेमेस्टर वन में मेहनत किया था इंट्रोडक्टरी स्टैट्स के लिए, उतना ही मेहनत चाहिए आपको सेमेस्टर टू में इंटरमीडिएट स्टैट्स के लिए। कुछ ज्यादा बड़ा टफनेस नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप सेमेस्टर टू में आ गए तो आपका बर्डन दुगना हो जाएगा, आपको बहुत अलग अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल नहीं। जितना सेमेस्टर वन में आपने स्टैट्स में पढ़ा था, उसी लेवल का आपको सेमेस्टर टू में दिया जाएगा। आपने सेमेस्टर वन स्टैट्स में थोड़ा पॉपुलेशन पे काम किया, सेमेस्टर टू में आप स्टैट्स पे सैंपल पे काम करोगे, एंड वहां पे आप थोड़ा एक तरीके से देखा जाए तो कैलकुलेशन बेस्ड काम कर रहे थे, सेमेस्टर टू में आप थोड़ा प्रैक्टिकल बेस्ड काम करोगे, मतलब कि चीजें जो रियल लाइफ में काम आएंगी। सेमेस्टर वन में जो आपने पढ़ा है ना, वो बस कंसेप्ट है, वो रियल लाइफ में काम नहीं आने वाला। लेकिन जो सेमेस्टर टू ऑनवर्ड्स आप पढ़ोगे, जैसे सेमेस्टर टू में आप एस्टिमेशन करना सीखोगे, अलग अलग मेथड सीखोगे, वो सब आपके रियल लाइफ में काम आएंगे जब आप आगे चल के इकोनोमेट्रिशियन बनते हो, मॉडल तैयार करते हो, या किसी भी एनालिटिकल फील्ड में काम करते हो, तो वहां पे आपको वो काम देगा। तो वो चीज आप सेमेस्टर टू में पढ़ोगे। लेकिन टफनेस के मामले में जितना सेमेस्टर वन था उतना ही यहाँ पे सेमेस्टर टू में भी है। यस, तो तीन डाउट्स मेरे पास आए हुए हैं। एक तो मुकुल का है, सर स्टैट्स में सेम वन में आना जरूरी है फॉर सेमेस्टर। कुछ चीजें आपको आनी जरूरी है, जो चीजें जरूरी होंगी वो मैं साथ साथ क्लास में कराऊंगा भी, एज वेल एज उसकी मैं सेमेस्टर वन वाली रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी आप लोग को दूंगा। जैसे आपने सेमेस्टर वन में कई सारे डिफरेंट डिफरेंट पीएमएफ पढ़े थे, पीएमएफ का एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस पढ़ा था, जैसे कि पॉइजन पढ़ा, बायनोमियल पढ़ा, बर्नौली पढ़ा, इन सब के पीएमएफ आपको आना चाहिए, इन सब का आपको एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस आना चाहिए, उन्हीं के ऊपर आप थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क करोगे इन सेमेस्टर टू में। क्लियर? चलिए, अगर मैं स्टैट्स की बात करूं तो यहाँ पे भी आपके पास तीन ही यूनिट है। यस, जल्दी, क्या डाउट है आपका? सर 11th 12th में मेरे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स थी।
ओके। तो जो सेम वन में चैप्टर 2 था, हम्म। प्रोबेबिलिटी वाला, वो मैंने स्किप कर दिया था क्योंकि मैंने 11th 12th में भी वैसा कुछ नहीं पढ़ा था। ओके। और सेम वन में मेरे को समझ में नहीं आ रहा था वो। हम्म। तो तो अब जो सेम टू। आपने सेमेस्टर वन में प्रोबेबिलिटी ना, यूनिट नंबर टू, मैं एक चीज बता देता हूँ। यूनिट हाँ। नंबर टू जो सेमेस्टर वन का प्रोबेबिलिटी था, इसका 0% यूज है सेमेस्टर टू में, कुछ नहीं। ओके सर, वही पूछना वो था वहीं कि पे अब। खत्म हो गया, हाँ वो वहीं पे खत्म हो गया सेमेस्टर वन में। लेकिन जो यूनिट नंबर थ्री में आपने पढ़ा, उसका यूज है सेमेस्टर टू में। उसमें भी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं निकालना है, उसमें आपको अलग अलग मेथड्स यूज करने जो आपको कराया जाएगा। तो ऐसा बहुत बच्चे होते हैं जिनको प्रोबेबिलिटी से डर लगता है कि सर नॉर्मल क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालना, बायस थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट, ये वो बहुत प्रॉब्लम होता है। तो आप खुश हो सकते हो क्योंकि आपको अब आगे वो चीज़ नहीं मिलेंगी सीधा। क्लियर है? ओके, थैंक यू। चलो। अच्छा, इंटरमीडिएट स्टैट्स की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी टोटल आपको तीन डिफरेंट यूनिट देखे जाएंगे, और तीनों ही यूनिट्स के लिए जो वेटेज होंगी वो इक्वल वेटेज होंगी। और यहाँ पे आपको जो टफनेस लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बोला, जैसा सेमेस्टर वन में था वैसा ही सेमेस्टर टू में है। तो आपको ज़्यादा मतलब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी अलग अलग जगह से कि बहुत टफ है, ये है वो है, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। कई बार बच्चा ना टफ सोच कर भी इधर उधर होता है। कई सारे बच्चों का कॉल आया कि सर कैसे कोर्स को चेंज कर सके, यार ये मतलब आप भाग क्यों रहे हो चीजों से। ये सोचो कि कैसे इस कोर्स को मैं क्रैक कर सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि पूरा टफ है, मेहनत करोगे फ्रॉम दी डे फर्स्ट से, शुरुआत के पर डे के हिसाब से एक एक घंटा भी पढ़ोगे तो आराम से सेमेस्टर टू का पेपर निकल जाएगा और अच्छे नंबर लेके आओगे। चलिए। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके लिए भी आपको लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा आपको, नोट्स के जगह यहाँ पे आपको बुकलेट दिया जाएगा। बुकलेट दिया जाएगा जो कि आपके बेसिकली एक तो जो आपका सजेस्टिव रीडिंग है डिबोर्ड का, डिबोर्ड के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस होंगे इस बुकलेट के अंदर में। एज वेल एज मैंने मिलर एंड एससी गुप्ता, ये दो अलग रेफरेंस बुक का भी यूज किया है क्वेश्चंस देने के लिए, जो भी आपके सिलेबस को रिलेट करके टॉपिक है उस टॉपिक से। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बुकलेट दिया जाएगा। जो नोट्स है ये आपको खुद से बनाना पड़ेगा, मतलब कि कौन से टाइम पे कौन सा फॉर्मूला को यूज करना है, विथ रिप्लेसमेंट होगा तो क्या करना है, विदाउट होगा तो क्या करना है, वो मैं क्लास में लिखाऊंगा तो वो तो आपको मिलेगा ही पीडीएफ फॉर्म में। लेकिन अलग से एग्जाम के टाइम पे उसको अच्छे से रिकॉल करने के लिए वो खुद से बनाना पड़ेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। सो इन इंटरमीडिएट स्टेट्स नोट्स के जगह पे आपको बुकलेट दिए जाएंगे। बुकलेट कैसा होगा मैं आपको अभी एक बार दिखा देता हूँ किस तरीके से बुकलेट होगा। बाकी अगेन यहाँ पे पास्ट ईयर्स भी कराया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैंने लगभग ऑलमोस्ट सारे डी बोर्ड के क्वेश्चंस डाल रखे हैं। तो डेफिनेटली सी बात है कि आपको यहाँ पे इस रीडिंग्स के जो बैक सॉल्यूशन है वो क्लास में ही करा दिया जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे ये जो रीडिंग्स मैंने परचेज करने के लिए बोला है, ये वाला टर्म, ये आप परचेज करो नहीं करो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि मैं जो बुकलेट आपको प्रोवाइड करूंगा वो एनफ रहेगा। क्लियर है? अरे नाइन टेन, टेन में टेन आती है, कई सारे सीनियर्स हैं जिनको टेन में टेन आया हुआ है। आप यूट्यूब चैनल पे हो, आप जाके मेरे पोस्ट को देखना। हमारे बैच से कई सारे बच्चे हैं मिरांडा कॉलेज के, डीआरसी कॉलेज के, जिन्होंने एमएमई, स्टैट्स, मैक्रो तीनों के तीनों पेपर में टेन में टेन लेके आए हैं। तो नाइन क्या सोच रहे हो, पढ़ोगे तो टेन में टेन आएगा। यस कुणाल, क्या डाउट है? सर बुकलेट के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे सॉल्यूशन के? सॉल्यूशंस के नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि सारे क्वेश्चंस के मैं सॉल्यूशंस दे दूंगा आपको। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, हाँ, लेकिन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलेंगे। मैं आपको एक बार समझाता हूँ, ध्यान से देखो। आपके पास जैसे पहले यूनिट के लिए इस तरीके से बुकलेट दिया जाएगा, विजिबल है सभी को बुकलेट? यस सर। यस सर। चलिए, ये एक बेसिक क्वेश्चन है, शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस जो कि जो मैं क्लास में कराऊंगा ना, ये सबसे डुएबल होता है। तो मान लो ये तो क्वेश्चंस आपसे होगा ही होगा। इसमें से शुरुआती जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस का आई थिंक 50% अराउंड मैं क्लास में कराऊंगा, 50% आपको दूंगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, जो कि आपके टॉपिक को रिलेट करके नॉर्मल क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये पूरा आप सॉल्व करोगे, करते जाओगे, अलग अलग टॉपिक के रिलेट करके अलग अलग क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहां से स्टार्ट होता है मिसलेनियस क्वेश्चन। इसको एज ए मिसलेनियस आप समझो, या फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन समझो, या फिर प्रीमियम क्वेश्चन समझो।
इसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चन है, ये टफनेस वाला क्वेश्चन है, इसके आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे इन वीडियो फॉर्म। वीडियो फॉर्म भी अगर पॉसिबल होगा तो इन पीडीएफ फॉर्म में। क्लियर है सभी को? ओके। यस। हाँ, लेकिन जो बच्चे क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करोगे, डाउट आएगा आप डाउट पूछोगे। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उसके भी सॉल्यूशन आपको बना के दे दूंगा। लेकिन फायदेमंद तब होगा ना जब आप खुद से ट्राई करोगे। तो इस तरीके से आपको बेसिकली पीडीएफ बुकलेट के फॉर्म में मिल जाएगा हर एक पर्टिकुलर यूनिट्स के लिए। और ये जो बुकलेट आप सॉल्व करते हो इतना ही एनफ है, आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है। आपकी मर्जी है करने का तो आप कर सकते हो, मतलब मना तो है ही नहीं। बाकी लेकिन अगर आप रीडिंग्स वगैरह नहीं परचेज करते हो तब भी काम चलेगा। यस प्रांशी, इसकी लाइव क्लास होंगी, नोट क्वेश्चंस की, मतलब जो कंसेप्ट में टॉपिक कराऊंगा उस टॉपिक का तो लाइव क्लास होगा ही होगा। टॉपिक उसी क्लास के अंदर में क्वेश्चंस तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। जो लास्ट के मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनकी मैं या तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो दूंगा या फिर मैं आपको लाइव में कराऊंगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना कि आप कंसेप्ट सीख चुके हो। कई सारा क्वेश्चन कई सारे बच्चों बना लेते हैं, अगर मैं लाइव क्लासेस में तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन बनाऊंगा तो उन सभी बच्चों का टाइम भी खराब होता है। जिसको मान लेते हैं 20 में से 10 क्वेश्चन बन गया, 10 क्वेश्चन में ही डाउट है, तो आराम से 10 क्वेश्चन निकाल कर देख सकता है। तो इस चीज को भी लेकर हम लोग ऐसा करते हैं कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं फॉर सॉल्यूशन। बट देखा जाएगा अगर ज्यादा डाउट होगा तो हम लोग लाइव भी ले सकते ओके सर। हैं। ओके। और देखो पहले तो आप आईफोन जो भी है आप अपने नाम को चेंज कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी 10 CGPA लाने के लिए आप पर डे 2-2 घंटा भी पढ़ते हो तब भी 10 CGPA आ जाएगा आराम से। चलिए। सो आई होप आपको इंटरमीडिएट स्टैट्स के लिए समझ में आ रही है। 1 सेकेंड गाइस, आई होप। हाँ ठीक है। बिल्कुल मानिए, अगर आपका सेमेस्टर 1 में एमएमई एंड स्टैट्स अच्छे से नहीं हुआ है तो सेमेस्टर 2 में हो जाएगा। ये इसलिए हो पाएगा क्योंकि जो जो भी टॉपिक का रिलेशन होगा सेमेस्टर 1 से वो मैं क्लास में पहले कराऊंगा, उसके बाद सेमेस्टर 2 का टॉपिक स्टार्ट करूंगा। या फिर लेटर सपोज कोई ऐसा टॉपिक है जो कि पूरा का पूरा सेमेस्टर 1 से रिलेटेड है तो मैं उसके लिए आपको क्लास प्रोवाइड करूंगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, फिर जाके उस टॉपिक के ऊपर मैं सेमेस्टर 2 की क्लास लूंगा। तो यस डुएबल है, आराम से हो जाएगा। अगर आपको सेमेस्टर 1 का कुछ भी नहीं आता तब भी आप सेमेस्टर 2 में काम कर सकते हो आराम से। चलिए। यस रिया, आप कौन से रीडिंग्स की बात कर रहे हो? कॉलेज की रीडिंग्स की बात कर रहे हो? अब बिल्कुल रीडिंग रीडिंग जो है वो सफिशियंट है। रीडिंग्स आपको समझाता है कंसेप्ट क्या है, बैक क्वेश्चंस क्या है। उसके बाद लेकिन रीडिंग्स के साथ साथ आपको फाइनल पेपर में करने के लिए पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे, तो ही आप जाके पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओ। क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार आपको क्वेश्चन सीधा रीडिंग से ही मिले, कुछ बनाकर भी क्वेश्चन दिया जाता है। अगर मैं एग्जाम्पल जीता जाता तो आपको इस बार इंटरमीडिएट एमएमई में समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलिए। सो ये दो पेपर तो आपने अच्छे से किया है। अब आप लोग आते हैं थोड़ा तीसरे पेपर पे, डेट इज इंटरमीडिएट एमएमई। तो इंटरमीडिएट एमएमई जैसे देखो, इंट्रोडक्टरी एमएमई में ना ही आपका कोई गलती है और ना ही आपके प्रोफेसर या मेरी कोई गलती है, क्योंकि अगर आप लास्ट के 10 साल का पेपर भी उठा लोगे तो आपको हर एक पेपर में कुछ ना कुछ चीजें दिखेंगी जो कि कॉमन है। जैसे लिमिट का क्वेश्चन आपको कॉमन दिखेगा, रिलेशन एंड फंक्शन डोमेन रेंज का क्वेश्चन आपको कॉमन दिखेगा, इनइक्वालिटी का क्वेश्चन आपको कॉमन कॉमन दिखेगा। हर एक ईयर में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज का क्वेश्चन कॉमन दिखेगा। तो 25-30 नंबर का क्वेश्चन कॉमन होता है। लेकिन इस साल थोड़ा पेपर ट्रिकी आपका बना था, इसलिए लगभग बच्चों का पेपर जो है वो एवरेज गया है, या बिलो द एवरेज भी हम लोग बोल सकते हैं उसको। क्या हर साल ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये कई बार मतलब कभी कभी ऐसा हो। इससे पहले 2015 के पेपर और 2018 के पेपर टफ आए थे। इसके बाद 2000 ये वाला पेपर टफ तो नहीं था, बट ये था कि जो बच्चा का कंसेप्ट क्लियर है वही कर सकता है। सो इंट्रोडक्टरी एमएमई में आपने जो पढ़ा और उसके बिहाफ पे जो पेपर आया उस चीज को आप माइंड में मत लो, पेपर को भूल जाओ, क्योंकि पेपर आपका सच में ट्रिकी आया हुआ था। लेकिन जितना आपने कंसेप्ट पढ़ा, अगर उस कंसेप्ट को इससे कंपेयर किया जाए इंटरमीडिएट एमएमई से, तो यस यहाँ पे आपको सच में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आपको मैक्रो और स्टैट्स के लिए क्या बोला कि जितना मेहनत आपने सेमेस्टर 1 में किया था उतना ही मेहनत आपको सेमेस्टर 2 में करना है। लेकिन इंटरमीडिएट एमएमई में सिंस आपका लेवल बढ़ रहा है तो सच में कंसेप्ट का लेवल भी बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको पूरा मेहनत करना पड़ेगा। और टफनेस की बात करें तो बिल्कुल सही बात है कि आपका सेमेस्टर 1 से ज़्यादा टफ होगा।
क्योंकि सेमेस्टर वन में आप फंक्शन इन वन वेरिएबल से डील करते थे, मतलब आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन होता था y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब सेमेस्टर टू में आपके पास वन वेरिएबल नहीं होगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई टी डब्ल्यू, मतलब वन से ज्यादा। जो आपका एक फंक्शन होगा वो कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। और उसके बाद आपको सेम एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम यूज करना है, मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव कॉनकेव कॉन्वेक्स निकालना, टेंजेंट नॉर्मल निकालना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना, एंड मेनी मोर चीजें। मतलब जो भी आप फंक्शन इन वन वेरिएबल पे ऑपरेशन यूज करते थे, वो सेम ऑपरेशन आप फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल पे आपको करना पड़ेगा। एंड यस, ये थोड़ा टफ है फ्रॉम सेमेस्टर वन। सो इस चीज को आपको शुरुआत से ध्यान से देखकर चलना होगा। यस, किसी को डाउट, एनीवन कुछ पूछ रहे थे? नहीं, इंटीग्रेशन सेमेस्टर टू में नहीं है। इंटीग्रेशन आपका सेमेस्टर थर्ड में आएगा, एडवांस एमएमई के अंदर में। यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं है। ओके, चलिए। तो यहाँ पे जब देखा जाए तो अगेन आपको इसके लिए भी लाइव क्लास दी एक्सक्यूज मी जाएगी। सर। यस, बोलो नाइट। सर ये हैमंड से इसके लिए करना चाहिए इंटरमीडिएट एमएमई के लिए, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल, पिछले हेमंड तो सेमेस्टर में करना वो ही पड़ेगा। यूजफुल बिल्कुल नहीं लगी। नहीं नहीं, पिछले, मैंने क्या बोला, पिछले सेमेस्टर का पेपर को भूल जाओ। वो होता है कई बार ऐसा पेपर आपका बन जाता है जो आपको यूजफुल नहीं लगता। बट पिछले से पहले 10 साल का पेपर देख लो ना। आप जब अपना सैंपल उठाओगे, तो अगर आपके सैंपल में 11 में से 10 कॉमन दिख रहे हैं, तो आप उसी 10 को लेकर काम करोगे। वो लास्ट सेमेस्टर, मतलब जो इस बार पेपर आया उसका, उसको आप, मैंने शुरुआत में बोला आपको, भूल जाओ उसको। क्योंकि वो सच में पेपर ट्रिकी था। वैसा पेपर अब फिर से 5 साल 6 साल के बाद बनेगा। क्योंकि एक तरीके से ना वो जो बेसिक कंसेप्ट है आपके बेसिकली सिलेबस का, वही भूल गए। ना ही आपको आपके पेपर में लिमिट का क्वेश्चन दिया गया, ना ही सीक्वेंस सीरीज दिया गया, ना रिलेशन फंक्शन से दिया गया, ना आपके क्वेश्चन पेपर में इनइक्वालिटी से क्वेश्चन दिया गया। तो उसको मत ध्यान में लेकर चलो। हाँ, लेकिन हेमंड फॉलो करना है, हेमंड बहुत यूजफुल है। और हेमंड के साथ साथ जो मैं आपको बुकलेट दूंगा जिसमें चियांग के क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपको फॉलो करने हैं। क्लियर? ओके सर। सो यहाँ पे भी आपको सेम लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा। अगेन यहाँ पे नोट्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बुकलेट। बुकलेट किस तरीके से बना गया आपको मैं दिखा देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे भी आपको पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पे भी अगेन रीडिंग्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं आप बुकलेट आप करते हो तो एनफ है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने का मतलब है। और रीडिंग्स के बैक क्वेश्चन सॉल्यूशंस का कहने का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चंस मैंने हेमंड से डाल रखे ऑलरेडी बुकलेट में, तो उसके सॉल्यूशंस तो बेसिकली आपको करने ही करने हैं। तो ओवरऑल यस और नो, मतलब मान सकते हो कि आपकी रीडिंग्स के भी लगभग ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे क्लास के अंदर में। क्लियर है? अगेन यहाँ पे आपका सिलेबस 3 डिफरेंट यूनिट के अंदर में बेसिकली डिफाइन किया गया है। इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ आपका। पहला यूनिट के अंदर में आपको पढ़ना है लीनियर अलजेब्रा के बारे में, जो कि जहाँ पे आप वेक्टर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ोगे, जो कि आई थिंक आपने मैथ्स में पढ़ा है पहले भी। दूसरा आपको पढ़ना है फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल के बारे में, जो कि बिल्कुल आपके लिए नया है। तीसरा आपको पढ़ना है इसी फंक्शन ऑफ मोर देन वन वेरिएबल में, जब आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें सीख लोगे, मतलब फंक्शन इन वन वेरिएबल में जो आपने अब तक सीखा है, उन सभी चीज को आपको फंक्शन इन मोर देन वन वेरिएबल में सीखना है यूनिट नंबर 2 में। और इसी को ऑप्टिमाइज करना है आपको तीसरे यूनिट में। वेटेज देखा जाए तो हर एक यूनिट का वेटेज इक्वल है, मतलब 30 मार्क के क्वेश्चंस आपको मतलब यहाँ से मिल जाएंगे, 30 मार्क्स का यहाँ से, 30 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो टोटल 90 नंबर का पेपर इस तरीके से बनेगा। हर एक यूनिट अपने में इक्वल वेटेज रखता है। तो कोई भी 2 यूनिट आप अच्छे से करते हो तो आराम से 60 स्कोर कर लोगे। लेकिन 2 यूनिट को टारगेट नहीं करना, करना आपको सारे यूनिट को टारगेट है। क्लियर? बुकलेट अगर आपको देखा जाए तो कुछ इस तरीके से आपको बुकलेट मिलेगा बेसिकली एमएमई के लिए। बुकलेट विजिबल है आप लोगों को? यस सर। यस ओके। सर। सो आपके ना यस सर। मेनली 2 टॉपिक है लिनियर अलजेब्रा में, एक तो वेक्टर का है, दूसरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। तो मैंने बुकलेट जो तैयार किया कुछ इस तरीके से, पहले टॉपिक लिया वेक्टर। हम लोग वेक्टर को स्टार्ट करेंगे, पहले उसको पढ़ेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपके हेमंड के बुक के क्वेश्चंस भी, एज वेल एज आपके जो मैंने डिफरेंट बुक लिए है चियांग, उसके भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन। मतलब जितना का पॉसिबल था मैंने आंसर यहाँ पे डाल दिया बुक में आपका। बाकी इतना करने के बाद ध्यान से देखो, जैसे आप वेक्टर के आपने सारे कंसेप्ट पढ़ लिए, इस कंसेप्ट के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा प्रीमियम क्वेश्चन। मतलब यहाँ से पे आपको अलग से कोई एक्स्ट्रा इधर उधर नहीं करना।
प्रीमियम में आपके जितने भी पास्ट ईयर है, जैसे 2019 में पूछा गया, ये जो भी है 17 में, 17 के बाद फिर आगे जाएंगे तो 16 में, 16 के बाद 15 में, फिर लास्ट ईयर 2024 में जो पूछा गया है लीनियर वेक्टर से कंसेप्ट पेपर में क्वेश्चन, वो सारे मिल जाएंगे। तो आपको मतलब अलग से इसमें पास्ट ईयर करने की भी जरूरत नहीं है। हर हर एक चीज आपको यहाँ क्लास में ही करा दिया जाएगा। मतलब ये बुकलेट सॉल्व कर लेते हो तो आपका काम वैसे भी बन जाएगा। सिमिलरली दूसरा टॉपिक है आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे तो फिर मैंने वो टॉपिक लिया, उसके ऊपर सारे क्वेश्चंस आपको मैंने डाल दिए हैं। क्वेश्चंस करने के बाद, सारे कंसेप्ट करने के बाद, फिर आपको एंड में जो है इसका कुछ इस तरीके से, 1 सेकेंड गाइस, इतना क्वेश्चन, हाँ ये रहा। टोटल मैंने मैट्रिसेस पे 80 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उसके बाद फिर प्रीमियम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, सो डैट कि आप जब इसको कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। मेनली आप कर क्या सकते हो, आप अपने कंसेप्ट को पूरा अच्छे से सीख सकते हो, जो आपकी सजेस्टिव बुक है उस बुक के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, एंड जो पास्ट ईयर है उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बीइंग अ स्टूडेंट आपका काम इतना ही है। अब इतना काम अगर आप अपने ईमानदारी से ऑनेस्टली आप करके पेपर में बैठते हो तो 100 में से 99 बार पेपर आपका अच्छा जाएगा। एक बार ऐसा हो जाता है कि कई बार पेपर आपसे मतलब एग्जामिनर थोड़ा खिल जाता है, बेसिकली वो चाहता है कि आप थोड़ा ओवर स्मार्ट हो, बट क्या कह सकते हैं, होता है नहीं ऐसा, जो कि आपका सेमेस्टर 1 के माइक्रो पेपर में, सॉरी एमएमई के पेपर में हुआ है। क्लियर है? इंटरमीडिएट एमएमई को लेकर कोई डाउट एनीवन? ओके। नो सर। ओके विश बनाए देखो, जैसे कि आप में से कई सारे बच्चों को ना वेक्टर एंड मैट्रिसेस आपने नहीं पढ़ा होगा, सॉरी 3D ज्योमेट्री आपने नहीं पढ़ा होगा। मैट्रिसेस तो पढ़ा होगा बट 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ा होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे जो भी कराया जाएगा वो बेसिक से कराया जाएगा। ऐसे लेकर चला जाएगा कि आपको पहले से कुछ नहीं आता। पहले से कुछ नहीं आता मतलब ऐसा नहीं कि आपको जोड़ घटा नहीं आता, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता आपको। बेसिक चीजें मतलब मैं अज्यूम करूंगा कि आता है, बाकी वेक्टर क्या होता है, उसके क्या सब एलिमेंट्स हैं, उसके क्या सब कंपोनेंट्स हैं, वो सारे मैं बताऊंगा शुरुआत से। क्लियर? ओके सर। चलिए, सो मेनली ये तीन आपका मेन कोर पेपर है। इन तीन ही कोर पेपर को आपको अच्छे से सेमेस्टर 2 में पढ़ना है। मेरे तरफ से आपको ये तीनों कोर पेपर अवेलेबल किया जाएगा। इन तीनों कोर पेपर के लिए अगर आप इंडिविजुअली बेसिकली इनरोल करते हो तो आपको आई होप फी डिटेल्स सब पता हो, फी डिटेल्स आपको पहले से मिल गया हो। इसके लिए भी अगर आप इंडिविजुअली करते हो तो आपको 5500 पे करना पड़ेगा। इसके लिए 5500 एंड 5500। अगर आप इन तीनों को एक साथ कंबाइन लेते हो तो टोटल फीस है आपकी 15,000 रुपीज, जिसमें कि अगर आप 26 जनवरी से पहले इनरोल करते हो तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आप 13,000 रुपये में ये तीनों कोर पेपर ले सकते हो, 3 कोर पेपर। और ये जो डिस्काउंट है 2,000 रुपये का, ये आपका टिल 26 जनवरी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब मान लेते लेटर सपोज कोई ऐसा बच्चा है कि सर मेरे से ना मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा, स्टैट्स हो जाएगा, मुझे बस एमएमई चाहिए, या मेरे को से ना एमएमई हो जाएगा, स्टैट्स हो जाएगा, बस मैक्रो चाहिए। तो कोई भी एक पेपर लगता है आपको कि वो टफ है, वो मेरे से नहीं होगा, बाकी सब हो जाएगा, तो अब उसको क्या कर सकते हैं, तो वो मेरे को बस चाहिए। तो अगर आप 26 जनवरी से पहले किसी एक पेपर के लिए भी इनरोल करते हो तो आपको एक पेपर में 500 रुपये का डिस्काउंट, मतलब ये 5500 वाला चीज आपको 5000 में मिल जाएगा। सिमिलरली ये भी आपको 5000 में मिल जाएगा, ये भी आपको 5000 में मिल जाएगा। मतलब कि इस 2,000 रुपये को अगर 3 डिवाइड कर दे तो आपके मतलब इंडिविजुअल पेपर पे मैंने डाल दिया कि हर एक ईच इंडिविजुअल पेपर पे अगर आप करते हो, एक्सेस लेते हो, तो आपको वो 5,000 रुपये में मिलेगा 26 जनवरी से पहले। 26 जनवरी से पहले अगर आप तीनों कंबाइन लेते हो तो आपको 13,000 रुपये में मिलेगा। और एक और चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, वैसे वो आपकी मर्जी है। मैं हर साल एक और बेसिकली ग्रुप बनाता हूँ, जिस ग्रुप के अंदर में मैं उन बच्चों को ऐड करता हूँ जो सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 4 तक इन तीनों सेमेस्टर के लिए एक साथ इनरोल कराते हैं। सो अगर आपको ऐसा किसी बच्चे को ये लग रहा है कि आपको मेरी चीजें समझ में आती है, मैं जो पढ़ाता हूँ वो आपको समझ में आता है और वो बेनिफिशियल आपको लगता है, तो आप सेमेस्टर 2 से लेकर सेमेस्टर 4 तक के लिए भी इनरोलमेंट करा सकते हो, और उसके लिए भी आप मेरे से डिटेल्स ले सकते हो। ऑन दैट केस आपको फीस में अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है।
नहीं कुणाल, डिस्काउंट अब सभी को मिलेगा, मतलब जिन्होंने सेमेस्टर वन में परचेज किया है या नहीं किया है वो अलग है। अगर आप 26 जनवरी से पहले अगर परचेज करते हो तो 2,000 रुपये सभी को डिस्काउंट मिल जाएगा, आप 13,000 रुपये में कंबाइन ले सकते हो। क्लियर? क्रिस, आपका जो डाउट है, देखो 40%, अगर डीयू के नियम के अनुसार मैं आपको बताऊं तो आपको 40% चाहिए दोनों में ही, एक्सटर्नल में भी एज वेल एज इंटरनल में भी। सो बेसिकली 40% आउट ऑफ 90 एंड 40% आउट ऑफ 70, सो डैट कि आप ओवरऑल पास हो। क्योंकि आपका जो बेसिकली रिजल्ट निकलता है उसमें इंटरनल में आप पास हो या फेल हो, या इंटरनल में क्या ग्रेड आपको मिला है वो अलग शो होता है, एक्सटर्नल में आप पास हो फेल हो इसमें आपको क्या ग्रेड मिला वो अलग शो होता है, और इन दोनों को मिलाकर कंबाइन एक अलग शो होता है। सो आपको इंडिविजुअली इसमें भी पास होना पड़ेगा और इसमें भी पास होना पड़ेगा। क्लियर ग्रेस? सर ये नॉर्मलाइजेशन आप एक्सप्लेन कर सकते हो हाँ जो। बिल्कुल, नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, ये डीयू में मेनली देखा गया हमेशा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए ही ऑप्ट किया जाता है, और इकोनॉमिक्स है एक स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स है उसके लिए ऑप्ट किया जाता है, और एमए इकोनॉमिक्स में हर साल हो जाता है। अगर आप डीएससी से एमए इकोनॉमिक्स करोगे वो हर साल नॉर्मलाइजेशन बेसिकली होता है। जब भी आपका पेपर क्वेश्चन पेपर टफ सेट होता है तो ऑन दैट टाइम डीयू क्या करता है, कुछ इस तरीके से 70% बच्चा को पास कर देता है, इरिस्पेक्टिव कि 70% बच्चा कितना नंबर लेके आया है। ये अलग अलग रूल से चलता है। एक रूल मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लेते हैं 100 बच्चा पेपर दे रहा है, इस 100 में से 70 बच्चा को पास कर देगा, तो बेसिकली वो सारे बच्चे जो शुरुआत के 30 से ज्यादा 32 बच्चों से ज्यादा मार्क्स लेकर आए हुए हैं उन सो सभी पास हो जाए। ऐसा हुआ था 2022 में, और वहां पे 14 नंबर पे भी बच्चा पास हुआ था। अब ये कैसे मेरे को पता 14 नंबर पे पास हुआ था, क्योंकि मेरे खुद के एक स्टूडेंट ने बेसिकली रिवैल्यूएशन के लिए दिया हुआ था पेपर को, और उसके ओनली 14 मार्क्स थे, एंड 14 मार्क्स पे भी उनका जो बेसिकली रिजल्ट था वो पास था। सो आपको डिमोटिवेट नहीं होना कि मैं फेल ही हो जाऊंगा। अगर आप 25 नंबर का भी लिख रहे हो ना पेपर में, अगर आपने लिखा है तो आप समझ के चलो कि आप पास हो। क्लियर है? ओके सर, थैंक यू। हाँ, और कोई डाउट एनीवन? सर तो क्या ग्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी, जैसे सर कितने ग्रेड पे ओ ग्रेड मिल जाएगा नहीं कितने मार्क्स? नहीं नहीं नहीं, ग्रेडिंग तो वो सेम होता है वैसे। बेसिकली यहाँ पे ना एक और चीज जैसे होता है कि या तो आपको ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे, या तो जो यूजी के लिए होता है आपको ग्रेस मार्क्स दे दिया जाएगा। मान लेते हैं आपके एमएमई का पेपर में एक पेपर का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था तो 5 नंबर ये, और ओवरऑल मान लेते हैं 5 या 10 नंबर एक्स्ट्रा ग्रेस, तो टोटल 15 नंबर सबके मार्क्स में ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो बच्चा बेसिकली 10 नंबर लेके आया है तो इस 15 को मिलाकर 25 उसका हो जाएगा, जो बच्चा 25 लेके आया है ये 15 मिला के 40 हो जाएगा, जो 80 लेके आया है उसका 15 मिला के 95 हो जाएगा, 95 नहीं होगा मैक्सिमम 90 हो, मैक्स ये जाएगा उससे आगे नहीं जाएगा। क्लियर? यस। हाँ, तो इस तरीके से फिर ग्रेडिंग आपका जिस अकॉर्डिंग जो भी मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग आपको ग्रेड दे दिया जाएगा। और कोई डाउट एनीवन? सर वो जो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था, अगर उसे अटेम्प्ट नहीं किया तब भी उसमें ग्रेस तब भी मार्क्स मिलेगा, मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। ओके वो सर। सभी के लिए, वो सभी के लिए 5 नंबर दिया जाएगा आपको। तो आउट ऑफ क्वेश्चन याद है आपको बोला गया था एक इक्वेशन ऑफ लाइन बनाने के लिए 2 लाइन का इंटरसेक्शन है या नहीं है, ये सब याद है? क्वेश्चन नंबर 8 का बी था। वो यस यस, सर। आप अभी चलो पढ़ोगे, वो बन आप गया। यहाँ पे, हाँ वो यहाँ पढ़ोगे आप। नहीं पता क्यों उसको सेमेस्टर वन के क्वेश्चन में दे दिया गया, दिया तो अच्छा ही है, 5 नंबर आप लोग को मिलेगा। कई बच्चे तो सोच रहे होंगे 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे देता है, इससे अच्छा नहीं होता है ना। फ्री के नंबर फिर आराम से 20 नंबर मिल जाते हैं। मैंने जब 2000 बेसिकली 24 23 में दिया था मैंने यूजीसी नेट का पेपर, तो उस 23 में बेसिकली 6 क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे। तो इस 6 क्वेश्चंस का 12 नंबर जो है वो बच्चों को अलग फ्री में मिला था। तो इस 12 नंबर की वजह से जो मेरा यूजीसी नेट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई हुआ था। मतलब कि अगर कट ऑफ है 160 तो मेरा मार्क्स था 162। तो मेरे लिए तो फायदे था ना ये 12 नंबर, अगर ये नहीं होता ड्रॉप तो मेरा 150 ही रहता मार्क्स। तो अच्छा है, कभी कभी फायदा देता है अगर क्वेश्चन गलत आ जाए या क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस हो।
अच्छा, इवन आपके ना आपने सीनियर से पूछ सकते हो, मौजूदा सीनियर से जो आपके इस बार फाइनल ईयर में थर्ड ईयर में है, उनका माइक्रो वन का पेपर जो आया था, माइक्रो वन का पेपर, इसके लगभग क्वेश्चंस गलत थे। मतलब क्वेश्चंस में जो बेसिकली इक्वेशंस होती है, जो आपको फंक्शन दिया जाता है, वो फंक्शन मिस था, लगभग क्वेश्चन में फंक्शन मिस था। और लगभग सारे बच्चे इसमें पास थे, A to Z जितने बच्चे थे सबको उन्होंने पास किया था। तो ये सब होता है डीयू में, आपको ऐसा अनुभव मिलेगा कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि पेपर में कुछ चीजें मिस्टेक होंगी, कुछ क्वेश्चंस मिस्टेक होंगे, कुछ फंक्शंस गायब होंगे। तो वो आपके लिए फायदा है, उसके मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ओके गाइस। ओके आयुष, आपने पूछा अगर आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ऑलमोस्ट ठीक हो तो उसके अलग नंबर नहीं भाई, उसके 5 ही मिलेंगे आपको। वो काउंट किया जाएगा, अलग से 5 नहीं मिलेगा। जो आपने सही किया तो फिर 5 ही मिलेगा, जो सही का मार्क्स है बस वही मिलेगा। वो तो क्वेश्चन जो एग्जामिनर उनको दे दिया जाएगा कि मतलब आपका जो आपके पास ना उस सीट मिला होगा कुछ ऐसे करके, उस सीट में ऐसे होगा क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, और उसके अराउंड पे ये मार्क्स का एक कॉलम बना होगा, ऐसा था आपके सीट पहले पेज सर, में। यस सर तो था। अगर आपने देखा होगा ना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का बी में ऑटोमेटिकली 5 पुट कर दिया जाएगा। अब इसको आप सही बनाए हो, गलत बनाए हो, अटेम्प्ट किए हो, नहीं किए हो, वो सेम रहेगा। ठीक है। अक्षर देखो, रिजल्ट ऑन एन एवरेज आप लेके चलो, आपका पेपर खत्म होने वाला है 20 जनवरी को। तो ये रिजल्ट आपका मार्च के महीने में आ सकता है। पहले सेमेस्टर 4 एंड 6 वालों का रिजल्ट आएगा। नॉट 4, सॉरी, सेमेस्टर 5 एंड 5 वालों का रिजल्ट आएगा इन फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट वीक में। उसके बाद आपका मार्च के एंड तक आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके। और कोई डाउट एनीवन? आप पर सब्जेक्ट एक्सटर्नल में पासिंग मार्क्स आप अभी फिलहाल के लिए लेके चल सकते हो 33 नंबर, 33, 40% ऑफ 90। नॉट 40% है, लेकिन आप 33 लेके चल सकते हो। ऐसा मत सोचना कि कैलकुलेशन करना नहीं आता। आप 33, ये इसलिए मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये एवरेज है, एक तरीके से ऑन एन एवरेज मार्क्स है। क्लियर है? ये पहले होता था 27, अब हो रहा है 33। अब वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए पेपर सबसे इजी है तो आप 36 लेके चलो, 40%। और कोई डाउट एनी वन? नो सर। सबको क्लियर है? फी डिटेल्स या फिर किसी भी तरीके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। चलिए। नो सर। सो अगर डाउट नहीं है तो हम लोग जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21 जनवरी से। शुरुआती कुछ क्लास आप लोगों के लिए, वैसे मैं सभी के लिए ओपन रखूंगा। आप आओ, सिलेबस के बारे में जानो, क्या किस तरीके से पढ़ना है, कैसे पढ़ा रहे हैं वैसे जाओ। वैसे तो डेमो क्लास आई थिंक अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ये देखना है कि सर कैसा पढ़ाते हैं, वो आप लोग सेमेस्टर 1 में देख चुके होंगे, जिन्होंने भी पढ़ा होगा तो फिर भी 21 जनवरी से हम लोग क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। आई नो कि आप लोगों का पेपर खत्म होगा और फिर हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप ना शुरुआत से थोड़ा 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 करके ही पढ़ाऊंगा, सो डैट कि बर्डन भी कम रहे। और फिर बीच में छुट्टी वुट्टी अगर होती है, जैसे आप लोगों का मार्च में होगा छुट्टी, सेमेस्टर ब्रेक होगा, तो उस टाइम पर आप आराम से इंजॉय कर सको, क्योंकि आपका सिलेबस मैं चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा खींच लो। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, अगर आप लोग हो तो बस 1 मिनट देना। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग जो पढ़ रहे होते हैं, मान लेते हैं मैंने एमएमई को स्टार्ट किया और एमएमई को मैं यूनिट नंबर 1 ही करा रहा हूँ। और सिंस मैं तो कराऊंगा अपने तरीके से, आपको अच्छे से समझा समझा कर, मतलब जब तक मैं संतुष्ट ना हो जाऊं। लेकिन कॉलेज में आप देखना, कॉलेज में ऐसा होता है कि टॉपिक स्टार्ट होते के साथ खत्म हो जाता है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सा चैप्टर स्टार्ट हुआ और कब उस चैप्टर का एंड भी हो चुका है। और आने वाले 5 दिन में बोलेगा आपको उसका इंटरनल होने वाला है या टेस्ट होने वाला है। तो ऐसे सिनेरियो में कभी ऐसा होता है कि मैं किसी पर्टिकुलर यूनिट को पढ़ा रहा हूँ
और आपके कॉलेज में यूनिट नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है और इस यूनिट का आपको टेस्ट है, इंटरनल है, तो इस केस में आपको इस यूनिट का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, पास्ट ईयर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, सो डेट कि आप इंटरनल में अच्छा स्कोर कर सको। मतलब आपको ऐसा बिल्कुल नहीं देखना है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं लाइव क्लासेस में उतना पे डिपेंडेंट रहना है, बिल्कुल नहीं। अगर आपके कॉलेज में, जैसा कि मैंने सेमेस्टर 1 में भी किया था, स्टैट्स में हम लोग पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 1 ही, लेकिन कई सारे कॉलेज में, जैसे मिरांडा कॉलेज के बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्रोबेबिलिटी का टॉपिक हो चुका है, उनका टेस्ट है, तो मैंने यूनिट नंबर 2 अपलोड कर दिया था आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी वैसा ही सिनेरियो होगा कि अगर आपकी इंटरनल वगैरह किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी, क्योंकि मेरे पास, मैं 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो सभी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। मतलब सभी तो नहीं बोला जाए, कुछ चीज़ें नहीं होंगी तो मैं बोल दूंगा नहीं है, और है तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब देखो, व्हाट्सएप पे डाउट के लिए बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन ये जो सोचोगे कि मैं एआई की तरह काम करूंगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। समटाइम्स होता है कि मैं तुरंत रिप्लाई कर देता हूँ, समटाइम्स 2-3 घंटे लेट से रिप्लाई करता हूँ, और बहुत बारी होता है कि मैं 6-6, 7-7 घंटे भी लेट रिप्लाई करता हूँ। हाँ, लेकिन रिप्लाई मैं जरूर करूंगा, डेफिनेटली। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपने मैसेज किया, आपका मैंने मैसेज नहीं दिखा, 4-5 घंटे के बाद जब मैंने फ्री हुआ और फिर मैं व्हाट्सअप ऑन करता हूँ, तब तक मैं 50-60 बच्चों का मैसेज आ चुका है। तो कभी स्किप हो जाए तो ऑन दैट टाइम भी आप मेरे को दोबारा मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यस, व्हाट्सएप पे डाउट आपकी क्लियर होंगी, बट फ्रीक्वेंटली, मतलब तुरंत हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी तुरंत भी हो जाएगा, कभी कभी 1-2 घंटे लग भी सकते हैं, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो थोड़ा मुझे वो भी देखना है। क्लियर? बाकी वो सारे बच्चे जानते होंगे, सेमेस्टर 1 में कई सारे बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से व्हाट्सएप पे डाउट सॉल्व करवाया है, बहुत अच्छे से। यहाँ कोई है जिन्होंने व्हाट्सएप पे डाउट पूछा है मेरे से? यस सर मैं सर। था। तो आपको डाउट्स के रिप्लाई मिलते थे? यस यस सर। सर। ऑन हाँ, टाइम। बिल्कुल। और कभी कभी थोड़ा लेट होगा, कभी कभी टाइम पे मिलेगा। यस नितेश, क्या डाउट है? सर नहीं, बस वो बता ही रहा था कि रिप्लाई मिलते थे व्हाट्सएप पे। क्या, फिर से बोलना एक। सर बस वही बता रहा था, रिप्लाई मिलते थे हाँ, अच्छा, व्हाट्सएप पे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, थैंक। हाँ, बिल्कुल, रिप्लाई तो मैं कर देता हूँ, ऐसा नहीं है। जहाँ तक पॉसिबल होता है मैं रिप्लाई। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मैं रात के 2-2 बजे तक बच्चों का भी डाउट सॉल्व किया, इवन इन एमएमई, स्टैट्स एंड माइक्रो में 2-2 बजे तक मैंने बच्चों को रिप्लाई किया। तो जितना मेरे से पॉसिबल हो पाता है मैं करता हूँ। बाकी कभी कभार ऐसा होता है कि मिस भी हो जाता है, ऐसे भी है। तो वो चांसेस मिस इसलिए होता है क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ, क्योंकि एक साथ 3-3 सेमेस्टर चल रहा होता है, सेमेस्टर 1, 3, 5, सेमेस्टर 2, 4, 6। तो कई सारे बच्चों का डाउट होता है। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ बच्चे ना आउट ऑफ सिलेबस कुछ से कुछ पूछते भी हैं, तो उस टाइम पे मैं इग्नोर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो लेकिन हाँ, अगर आपके सिलेबस को रिलेट करके होगा तो डेफिनेटली मैं बताऊंगा, पक्का। तो ये तो है। और कोई डाउट एनीवन? नो सर। सर चलिए, अगर डाउट, यस बोलो। यस, किसी को डाउट था? सर क्लास के टाइमिंग्स क्या होंगे? ओके, क्लास की टाइमिंग देखो, ऑन एन एवरेज हर एक क्लास में लूंगा 7 बजे के शाम को, 7 या 7:30 बजे, जैसा मैंने शेड्यूल आप लोग को दिया है। तो हाँ, 4 डेज होगा इन अ वीक। एक वीक में 4 क्लास होंगी, और 4 डिफरेंट बेसिकली दिनों में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 क्लास, 4 क्लास इन अ वीक, जिसमें 2 क्लासेस होंगी आपकी पर वीक एमएमई की, और एक क्लास होगा इच फॉर स्टैट्स एंड माइक मैक्रो। ठीक है? जो एमएमई की आपकी 2 क्लासेस होंगी, ये अकॉर्डिंग टू जो मैंने आप लोगों को शेड्यूल भेजा है, वो एक तो सैटरडे को होगी और एक होगी ट्यूसडे को। और इसकी जो टाइमिंग है वो है 7 बजे, 7 बजे शाम में हम लोग रखेंगे, तो बेसिकली आप लोग अपने कॉलेज से भी वापस आ जाओगे तब तक। और ये जो फर्स्ट क्लास स्टैट्स एंड एमएमई की मैंने रखा है, तो जो स्टैट्स आपका होगा वो होगा मंडे को, सेम 7 बजे। और जो आपका मैक्रो का क्लास होगा, ये होगा आपका फ्राइडे को, सेम 7 बजे। तो मेनली देखा जाए तो फ्राइडे से हम लोग स्टार्ट होंगे, फ्राइडे, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, बीच में एक संडे का गैप मिलेगा, जो कि आपके कॉलेज भी बंद रहेंगे, तो आप अपना जो पर्सनल लाइफ वो एंजॉय कर सकते हो, घूम फिर सकते हो, तो ऐसा कुछ इस तरीके से। हर एक क्लास 7 बजे होंगी,
और कुछ इसी तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो चलता जाएगा। हर एक वीक में 2 क्लासेस होंगी एमएमई की, और एक स्टैट्स एंड मैक्रो की। सिंस जैसा मैंने आपको बोला, एमएमई में हमें इस सेमेस्टर में ज्यादा ध्यान देना है इन कंपेयर टू बाकी ये दोनों पेपर। क्लियर? सर तो लिंक ऐप से ही होगी जो लाइव क्लासेस होंगी? नहीं नहीं, मैं ग्रुप बनेगा आप लोगों का पेड बैच का, उसी ग्रुप पे इसी तरीके से जूम लिंक आपको मिल दी जाएंगी, और वहीं पे हम लोग जूम पे ही हम लोग लेंगे क्लास। और रिकॉर्डिंग हमें मतलब उस ऐप पे ऐप के ऊपर मिलेगी? में, बिल्कुल बिल्कुल आपको एक्सेस ओके। ऐप का मिलेगा, तो रिकॉर्डिंग सारी ऐप से आप देखोगे, जैसे सेमेस्टर 1 में आप देखते थे सेम उसी तरीके से। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और कोई डाउट एनीवन? सर वो पेड बैच की व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ मिलेगा? नहीं, जैसे आप पेड करके आप रजिस्टर करते हो ना, तो फिर मैं आपको उसमें ऐड करूंगा। आप मेरे को मैसेज करोगे, और जैसे कि उसके बाद मैं आपको ऐड कर दूंगा। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आप मेरे को बैकएंड से अमाउंट देकर तब एक्सेस लेते हो मेरे बैकएंड से, उस टाइम तो मैं आपको ऐड करूंगा ही करूंगा। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली ऐप के थ्रू परचेज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे भी मेरे को इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नोटिफिकेशन आ जाती है। तो कई बार मैं उस बच्चे को ऐड कर देता हूँ ग्रुप में, कई बार होता है कि बच्चे मेरे को टेक्स्ट करेंगे तो मैं उसको ऐड कर दूंगा। यस ओके। कुणाल, एक्सेस लैपटॉप पे भी मिलेगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, किसी एक ही डिवाइस पे आपको एक्सेस मिलेगा, इधर ऑन फोन या फिर टैब या फिर लैपटॉप। सो जिस भी डिवाइस पे आपको एक्सेस चाहिए होगा आप उस पे ले सकते हो। लाइव क्लास तो आपकी मर्जी से चलेगी, जिस भी डिवाइस में देखना हो देख लो, लिंक आपके पास रहेगा तो। बट जो रिकॉर्डिंग लेक्चर है वो आप किसी एक ही डिवाइस पे देख सकते हो, वो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिस भी डिवाइस पे आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। और कोई डाउट एनीवन? No, sir. चलिए, कोई डाउट नहीं है तो वैसे तो मैं पहले रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। स्टिल किसी को कोई डाउट आए तो मन में आप